हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम समास पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे समास की परिभाषा एवं उसके भेद। बच्चों, वीडियो के आखिर में हमने आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न रखे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम समास की परिभाषा को देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, अर्थात छोटा करना। बच्चों, समस्त पद किसे कहते हैं? समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है और यही समस्त पद समासिक पद भी कहा जाता है। बच्चों, उदाहरण के लिए एक शब्द लेते हैं, विद्यालय। यहाँ पूर्व पद है विद्या और उत्तर पद है आलय और समस्त पद है विद्यालय। बच्चों, अब हम समास विग्रह को देखेंगे। समस्त पदों को अलग करना या समासिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ समस्त पद रसोई घर है, इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर। अब हम समास के भेद को पढ़ेंगे। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को देखते हैं। जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथासंभव, इसमें अव्यय है यथा। प्रतिपल, अव्यय प्रति। आमरण, इसमें अव्यय है आ। भरपेट, इसमें अव्यय है भर। प्रतिदिन, इसमें अव्यय है प्रति। इन शब्दों में प्रयुक्त प्रथम पद जो कि अव्यय है, उसी की प्रधानता है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास है। अब हम समास के दूसरे भेद तत्पुरुष समास को देखेंगे। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसमें समास विग्रह में जो कारक प्रकट होता है, उसी कारक से जुड़ा वो समास होता है। इसे बनाने में कारक चिन्हों यानी कारक के विभक्ति का लोप हो जाता है। वैसे तो कारक के 8 भेद होते हैं, परंतु विग्रह करने के बाद कर्ता और संबोधन 2 भेद लुप्त हो जाते हैं। इसलिए तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब हम कर्म तत्पुरुष समास को देखते हैं। यह कर्म कारक पर आधारित समास होता है, जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे देशगत, देश को गत, इसमें देश कर्म कारक है और को कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह, जिसका लोप हो जाता है। उसी प्रकार यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ यश कर्म कारक है और को कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह, जिसका लोप हो जाता है। अगला है स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास। यह करण कारक पर आधारित समास होता है, जिसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित। यहाँ हाथ करण है और से उसका विभक्ति चिन्ह, जिसका लोप हो जाता है। उसी प्रकार मनचाहा, मन से चाहा, जिसमें मन है करण और से उसका विभक्ति चिन्ह, जिसका लोप हो जाता है। अगला है अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। इसमें अकाल है करण, जिसका विभक्ति चिन्ह है से, जिसका लोप हो जाता है। अगला भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। यह समास संप्रदान कारक पर आधारित होता है। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। इसमें के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है, जिसका लोप हो जाता है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि।
यहाँ के लिए का लोप हो जाता है और युद्ध भूमि शब्द बन जाता है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, इसमें विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। यह अपादान कारक पर आधारित समास होता है। इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से जो अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है का लोप हो जाता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ अपादान का विभक्ति चिन्ह से का लोप हो जाता है। पथभ्रष्ट, यहाँ भी से का लोप हो जाता है। उसी प्रकार रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। यह संबंध कारक पर आधारित समास होता है। इसमें संबंध कारक की विभक्ति चिन्ह का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ राजा और पुत्र के बीच का लोप हो जाता है। उसी प्रकार गंगा जल, गंगा का जल, यहाँ भी का लोप हो जाता है। राजकुमारी, राजा की कुमारी, यहाँ भी की का लोप हो जाता है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। यह अधिकरण कारक पर आधारित समास होता है। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में और पर का लोप हो जाता है। जैसे ग्रामवास, ग्राम में वास, यहाँ अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में का लोप हो जाता है। आप बीती, आप पर बीती, यहाँ भी अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह पर का लोप हो जाता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ भी पर का लोप हो जाता है। अगला भेद है कर्मधारय समास, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष से हो या एक पद उपमान और दूसरा उपमेय हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे मृगनयनी, मृग जैसी नैनों वाली, यहाँ मृग उपमान है और नयन या आँख उपमेय है। इसमें आँखों की तुलना मृग से की गई है। चंद्रमुख, यहाँ चंद्र उपमान है और मुख उपमेय। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यहाँ अंबर की विशेषता है कि वह पीला है। सुनैना, सुंदर है जो नैना, यहाँ नैन की विशेषता है कि वह सुंदर है। सज्जन, सत्य है जो जन, यहाँ जन की विशेषता है कि वह सज्जन है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता है कि वह नीला है। अब हम समास के अगले भेद द्विगु समास को देखते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराता हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार, इसमें पहला पद नौ है जो संख्यावाची है और दूसरा पद समाहार है जो समूह बोधक शब्द है। चौपाया, चार पैरों वाला, यहाँ भी पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद समूह बोधक है। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। त्रिशूल, तीन शूलों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। यहाँ पहला पद तीन जो संख्यावाची है और रंगों का समूह समूह का बोध करा रहा है। अगला भेद है द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे भाई बहन, यहाँ भाई पहला पद है और बहन दूसरा पद, जिसे योजक शब्द और से जोड़ा गया है। उसी तरह से दाल चावल, दाल और चावल। मानव दानव, मानव और दानव। लाभ हानि, लाभ और हानि। गुण अवगुण, गुण और अवगुण। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। अब हम समास के छठे और आखिरी भेद बहुव्रीहि समास को देखते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पदों के अतिरिक्त किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है और दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यानी इसमें प्रथम पद और पूर्व पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि एक तीसरा पद होता है जिसकी प्रधानता होती है। जैसे दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। यहाँ 10 है पहला पद और आनन है दूसरा पद, परंतु यहाँ
इन दोनों पदों को छोड़कर तीसरे पद रावण की प्रधानता है। उसी प्रकार चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। यहाँ भी पहला पद है 4 और भुजाएं हैं दूसरा पद। इन दोनों को छोड़कर तीसरे पद विष्णु की प्रधानता है। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव। यहाँ भी शिव की प्रधानता है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। इसमें भी तीसरे पद विष्णु की प्रधानता है। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। बच्चों, कुछ समास परस्पर इतने ज़्यादा मिलते जुलते प्रतीत होते हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। तो आइए इस अंतर को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे पीतांबर, पित है जो अंबर, कर्मधारय समास है, जबकि पीतांबर, पित है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास है। उसी प्रकार कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधारय समास है, और कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके, अर्थात कृष्ण, बहुव्रीहि समास है। तो आइए बच्चों, अब हम द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर को देखते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। पहला पद दूसरे पद की संख्या बताता है। बहुव्रीहि समास में भी कई पहले पद संख्यावाची होते हैं, परंतु ये पद दूसरे पद से लेकर किसी तीसरे विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विगु समास है, और चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास है। उसी प्रकार त्रिलोचन, तीनों लोचनों का समूह, द्विगु समास है, और त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास है। अब हम संधि और समास में अंतर को समझेंगे। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, यानी वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जबकि शब्दों के मेल से बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास में शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे वाचन धन आलय, वाचनालय संधि है, और पवन का पुत्र, पवन पुत्र समास है। अब आइए बच्चों, हम समास पर आधारित कुछ प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। पहला, जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास। इसका उत्तर है अव्ययी भाव समास। दूसरा प्रश्न है, यथा समय किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। उत्तर है अव्ययी भाव समास। तीसरा प्रश्न है, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? उत्तर है दूसरा। चौथा प्रश्न है, हस्तलिखित किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। उत्तर है तत्पुरुष समास। पांचवा प्रश्न है, दशानन का समास विग्रह क्या होता है? 10 सिरों का समूह, 10 आननों का समाहार, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण, या 10 सिर एक साथ। उत्तर है 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। छठा प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 5 या 6? उत्तर है 6। सातवां प्रश्न है, किस समास में दोनों पद समान होते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? उत्तर है द्वंद्व समास। आठवां प्रश्न है, किस समास में दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरे पद की प्रधानता होती है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। उत्तर है बहुव्रीहि समास। नवां प्रश्न है,
किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। उत्तर है तत्पुरुष समास। बच्चों, हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न है, समास का क्या अर्थ होता है? वर्णों के मेल, शब्दों का मेल, वाक्यों का मेल या समासों का मेल? उत्तर है शब्दों का मेल।